नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस समाचार बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारतीयों के निर्वासन और उनके साथ उचित व्यवहार को लेकर अमेरिकी प्रशासन के संपर्क में भारतीय विदेश मंत्रालय। विदेश सचिव ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री 10 फरवरी की शाम को पहुंचेंगे पेरिस। 12-13 फरवरी को करेंगे अमेरिका की यात्रा। ट्रंप से होगी द्विपक्षीय मुलाकात। दिल्ली चुनाव नतीजों से पहले विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोपों के बीच एसीबी की हुई एंट्री। केजरीवाल के घर से 2.5 घंटे बाद बैरंग लौटी टीम। भाजपा का पलटवार, कहा आम आदमी पार्टी झूठे आरोपों की राजनीति से आए बाज। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच 39 लाख नए मतदाता जोड़ने पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा चुनाव आयोग पहले ही दे चुका है जवाब। रिजर्व बैंक ने 5 साल में पहली बार रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती। वित्त वर्ष 2025-26 में विकास दर 6.7% रहने की उम्मीद। और 38वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आगाज। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हस्तशिल्प मेले का किया शुभारंभ। और अब बात करेंगे खबरों की विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी से अमेरिका की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि यात्रा से भारत अमेरिकी द्विपक्षीय संबंधों को और गति और दिशा मिलेगी। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। Prime Minister will hold a bilateral meeting with President Trump in both the restricted and delegation level formats. Senior US administration figures are expected to call on Prime Minister during the visit. And the Prime Minister will also have the opportunity to interact with business leaders and with members of the Indian community. और अमेरिका की यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस में रहेंगे। वहां पर वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एआई एक्शन समिति की सह अध्यक्षता करेंगे। मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर स्थल काडारचे का दौरा करेंगे, जिसमें भारत साझीदार है। Prime Minister will co-chair this AI Action Summit alongside President Macron of France. We expect that a leaders' declaration will be adopted at this summit. The Prime Minister and President Macron will address the India-France CEOs Forum. On the 12th of February, the two leaders will together visit the Mazarg War Cemetery, and this will be an opportunity for both leaders to pay tribute to the sacrifices made by Indian soldiers during the First World War. Two leaders will also take this opportunity to jointly inaugurate the newest Consulate General of India in Marseille. और अब बात दिल्ली की सियासत, जिसमें बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा बीजेपी की तरफ से कॉल आने और 15 करोड़ के ऑफर देने के दावों पर जांच के आदेश हो गए हैं। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के घर एसीबी की टीम पहुंची, लेकिन करीब 1.5 घंटे तक वो गेट पर खड़ी रही और वो घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकी। आम आदमी पार्टी के नेता प्रियंका कक्कड़ ने भाजपा पर अरविंद केजरीवाल को परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एसीबी की टीम के पास ना तो कोई कानूनी नोटिस है और ना ही उसके पास कोई स्टाम्प है, फिर बिना किसी कागजात के उनके आवास पर जाने का क्या मतलब है। ये भाजपा की हार की बौखलाहट दिख रही है। एसीबी की टीम के पास ना कोई लीगल नोटिस है, ना उनके पास कोई स्टैंप है। जहां तक मेरी जानकारी है कोई कागजात नहीं है उनके पास। यहाँ बैठे हैं संजय सिंह जी, वो एसीबी के दफ्तर में है, हमारी शिकायत लेकर गए हैं वो वहां पर। उनको एसीबी के दफ्तर में होना चाहिए, हमारी शिकायत लेनी चाहिए।
इस बीच एसीबी की टीम ने पूछताछ के लिए केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। नोटिस में पूछा गया है कि किस किस को 15 करोड़ रुपए का ऑफर मिला है, उनके नाम बताए जाए। नोटिस उन सभी 16 उम्मीदवारों की जानकारी मांगी है जिसके पास ऑफर का फोन आया था। आम आदमी पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार ने कहा कि पिछले 1.5 घंटों से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम यहां पर बैठी हुई थी। जब वे यहां आए तो उनके पास न तो कोई स्टैम्प था, ना ही कोई पेपर था और ना ही कोई नोटिस था। उन्होंने ऊपर से निर्देश लिए और 1.5 घंटे में नोटिस बाहर से तैयार होकर मंगवाया गया। वे नोटिस तामील करने के लिए गए हैं जिसका हम जवाब देंगे। पिछले 1.5 घंटे से एसीबी की टीम यहां पर बैठी हुई थी। जब वो आए उनके पास ना कोई स्टैम्प थी, ना कोई पेपर था, ना कोई नोटिस था और ना उनके पास कोई इंस्ट्रक्शंस थी। जिस तरीके से उन्होंने ऊपर से इंस्ट्रक्शंस ली और 1.5 घंटा लग गया उनको नोटिस मंगवाने में। नोटिस भी बाहर से तैयार होकर आया, उस नोटिस को सर्व करके गए हैं। हम उसको स्टडी करके लीगल रिकॉर्ड्स जो भी होगा उसका रिप्लाई होगा वो देंगे आपको। जबकि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एसीबी के दफ्तर पहुंचकर मामले की जांच के लिए आवेदन किया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़कर भाजपा इस बार सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के 7 उम्मीदवारों से भाजपा संपर्क कर 15-15 करोड़ रुपए लेकर पार्टी में शामिल कराना चाह रही है। ये शिकायती पत्र मैंने स्वयं से एसीबी में दिया है और पूरे मामले की जांच की मांग की है। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये हमने एसीबी को कहा है। नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि क्या दिल्ली के अंदर हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, गैंगवॉर, कोर्ट के अंदर हत्या के मामले में आदरणीय एलजी महोदय इतनी ही त्वरित गति से कार्रवाई करते हैं? तो दरअसल संजय सिंह की बात से लग रहा है कि जिस तरह से एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम तेजी उसने दिखाई और वो पहुंची, उस पर उनको दिक्कत है। उन्होंने आरोप लगाया, पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने 15 करोड़ रुपए का आरोप लगाया। इस पर बीजेपी ने एलजी से शिकायत की और एलजी से कहा कि इस मामले की जांच कराई जानी चाहिए। बीजेपी की मांग पर एलजी ने जो करप्शन ब्यूरो है एसीबी, उसको जांच के लिए कहा और उसके बाद उसकी टीम एक्टिव हुई। और इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाली महाविकास आघाड़ी की हार का ठीकरा एक बार फिर चुनाव आयोग पर फोड़ा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं की बड़ी संख्या को लेकर चुनाव आयोग पर आरोप लगाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने सभी सवालों का स्पष्ट जवाब दिया है, कई बार दिया है। महाराष्ट्र सीएम ने कहा कि कल दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। राहुल गांधी को पता है कि कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में बुरी तरह से वो हार रही है, उसका बुरा हाल होने वाला है, इसलिए वो कवर फायर कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी कवर फायर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद उनकी पार्टी दिल्ली में कहीं नहीं रहेगी और इसलिए वो उस दिन क्या बोलेंगे, कैसे एक नया नैरेटिव बनाएंगे, वो उसी के लिए अभ्यास कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी आत्मनिरीक्षण नहीं करते हैं और झूठ के सहारे खुद को सांत्वना देते रहेंगे तो उनकी पार्टी का पुनरुद्धार संभव नहीं है। राहुल गांधी को अपनी हार पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। वोटर्स कहां से आए, वोटर कहां आए, किसका नाम काटा, इसका सारा जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है, इसलिए उसका अलग से जवाब देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। राहुल गांधी एक प्रकार से कवर फायरिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है 8 तारीख को दिल्ली के रिजल्ट के बाद उनकी पार्टी का दिल्ली में नामो निशान समाप्त होने वाला है। इसलिए उस दिन क्या बोलना और किस प्रकार से नया नैरेटिव तैयार करना, इसकी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। मैंने बार बार ये कहा है कि जब तक वो आत्मचिंतन नहीं करेंगे और केवल अपने मन को झूठी बातें बोलकर अपने मन को बहलाने का प्रयास करेंगे, तब तक उनकी पार्टी का रिवाइवल नहीं हो सकता, कांग्रेस का रिवाइवल नहीं हो सकता। राहुल गांधी अपनी हार का आत्मचिंतन करें।
इससे पहले राहुल गांधी, शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत और एनसीपी के नेता शरद पवार के गुट की नेता सुप्रिया सुले ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज महाराष्ट्र चुनाव में महाअघाड़ी के हार का ठीकरा एक बार फिर चुनाव आयोग पर फोड़ा। महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए आयोग से जवाब मांगा है। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में 2019 के बाद 5 साल में 32 लाख नए वोटर जोड़े गए, मगर लोकसभा 2024 और विधानसभा चुनाव के बीच 39 लाख वोटर जोड़े गए। 5 महीने में इतने ज्यादा वोटर कैसे जुड़ गए? हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में जितने कुल वोटर हैं उतने महाराष्ट्र में 5 महीने के भीतर वोटर जुड़ गए। ये वोटर कहां से आए? राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अलग अलग फोटो वोटर लिस्ट उपलब्ध कराने की मांग की है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि दलित और अल्पसंख्यकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग उनकी शिकायतों पर रिस्पांस नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के 3 विपक्षी दल आयोग से पारदर्शिता की अपेक्षा करते हैं। राहुल गांधी के साथ ही सुप्रिया सुले और संजय राउत ने भी चुनाव आयोग पर निशाना साधा। राउत ने कहा कि हम आयोग से कहेंगे कि आप उठिए और कफन से बाहर निकलिए। ये 32 लाख वोटर्स अब बिहार में जाएंगे, फिर यूपी जाएंगे। ये अब एक पैटर्न बन चुका है। उन्होंने कहा कि अगर इस देश का चुनाव आयोग जिंदा है, मरा नहीं है, तो आयोग को राहुल गांधी के इन सवालों का जवाब देना चाहिए। एनसीपी एससीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि चुनाव आयोग से दोबारा चुनाव की मांग करते हैं। सुप्रिया सुले ने कहा कि हम चाहते हैं कि उन निर्वाचन क्षेत्रों में भी बैलेट पेपर पर दोबारा चुनाव हो जहां हमारे उम्मीदवार जीते हैं। 11 सीटें ऐसी हैं जहां हम पार्टी के चुनाव चिन्हों के बीच भ्रम के कारण चुनाव हार गए। हम केवल चुनाव आयोग से निष्पक्षता की मांग करते हैं। इस बीच राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का कहना है कि हम तथ्यों के साथ लिखित में जवाब देंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि पूरे देश में एक समान प्रक्रिया का पालन किया जाता है। चुनाव आयोग ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में लिखा कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को प्राथमिकता वाले हितधारकों के रूप में मानता है। बेशक मतदाता सबसे प्रमुख हैं और राजनीतिक दलों से आने वाले विचारों, सुझावों और सवालों का बहुत महत्व देता है। आयोग पूरे देश में समान रूप से अपनाए गए पूर्ण तथ्यात्मक और प्रक्रियात्मक मैट्रिक्स के साथ लिखित रूप से जवाब देगा। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक के बाद रिजर्व बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा मॉनेटरी पॉलिसी की उन्होंने घोषणा की। रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती कर 6.25% कर दिया गया है। एमपीसी के सभी सदस्य रेपो रेट में कटौती के पक्ष में रहे। The MPC decided unanimously to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. I repeat, the MPC unanimously decided to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. और आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विकास दर 6.7% रहने की उम्मीद जताई है। पहली तिमाही में 6.7%, दूसरी तिमाही में 7%, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में भी 6.5% विकास दर रहने की उम्मीद जताई है। ये 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रहे चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित 6.4% से अधिक है। वहीं संसद में पिछले सप्ताह पेश आर्थिक समीक्षा के अनुमान लगाया गया था कि मजबूत वृहद आर्थिक बुनियादी बातों के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था 2025-26 में 6.3 से 6.8% तक रहने की उम्मीद है और उस दर से दरअसल बढ़ने की बात करेगी। The RBI has estimated that real GDP growth for the next year to be at about 6.7%, with Q1 at 6.7%, Q2 at 7%, Q3 at 6.5%, and Q4 too at 6.5%. और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बैंकों के लिए अलग से इंटरनेट शुरू करने की घोषणा की।
डिजिटल पेमेंट में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही कि साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए आरबीआई भारतीय बैंकों के लिए bank.in एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन को भी लॉन्च करेगा। The Reserve Bank shall implement the bank.in exclusive internet domain for Indian banks. Registration for this domain name will commence from April this year. This will help avoid banking frauds. This will be followed by the fin.in domain for the whole of the financial sector. और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। दिल्ली में पूरा हुआ मतदान, जनता ने किसे दिया सत्ता का अभेदान। क्या बीजेपी के हाथ लगेगी सत्ता की बाजी, या फिर कांग्रेस के हाथ में होगी सत्ता की चाबी? क्या केजरीवाल बनाएंगे सरकार या जनता लगाएगी उनको फटकार? हार जीत का होगा सटीक विश्लेषण। डीडी न्यूज के डाटा सेंटर से सबसे पहले जानिए हर सीट का हाल। देखिए जनादेश 8 फरवरी को सुबह 7 बजे से लगातार सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय नतीजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और एक बार फिर से परीक्षाएं नजदीक आ चुकी हैं। परीक्षाओं का मौसम कहा जाए तो आ गया है और विद्यार्थी परीक्षा की तैयारियों में जुटे भी हुए हैं। ऐसे समय में हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से परीक्षा में तनाव मुक्त रहकर बेहतर प्रदर्शन करने को लेकर संवाद करेंगे, महत्वपूर्ण सुझाव देंगे। इस विषय पर 10 फरवरी को छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत संवाद होगा और वहीं विद्यार्थियों में भी इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। जयपुर के केंद्रीय विद्यालय 1 में विद्यार्थियों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत जो सुझाव देते हैं उससे उन्हें काफी लाभ होता है। विद्यार्थियों के अनुसार प्रधानमंत्री के सुझावों से उन्हें तनाव मुक्त रहने में मदद मिलती है और इसके साथ ही परीक्षाओं में उनका प्रदर्शन भी बेहतर होता है। 10 फरवरी को हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो एक कार्यक्रम करने वाले हैं, परीक्षा पे चर्चा। मुख्य तौर पे जब भी बोर्ड परीक्षाएं आती हैं तो प्रधानमंत्री जी ये कार्यक्रम करते हैं और इसके माध्यम से वो हम विद्यार्थियों से जुड़ते हैं और इसमें मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए, क्योंकि इसके माध्यम से हम लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलता है और वो हमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जो कि हमें सहायता करती है परीक्षा के दौरान पे। हर साल की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे साथ ही जुड़ते हैं और हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं कि हमें परीक्षा के लिए कैसे तैयार होना है, हमें तनाव से कैसे मुक्त होना है और हमारे जो डिस्ट्रैक्शंस है हम उनसे कैसे डील कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी 10 फरवरी को परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हमें काफ़ी चीज़ें जानने को मिलती है और वो कई चीज़ें हमें ऐसी बताते हैं जिनसे हमारा बहुत लाभ होता है। परीक्षा पे चर्चा यह कार्यक्रम बहुत ज़्यादा इससे बच्चों को फ़ायदा मिलता है, बहुत मतलब बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल इससे बढ़ जाता है, वो मोटिवेट होते हैं अपनी परीक्षा को लेके। जो बच्चा तनाव में रहता है उसको इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे कि अब हम बोर्ड के एग्ज़ाम में हमारे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, हमें बहुत ज़्यादा चिंता होती है कि आगे हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए हमें बहुत फ़ायदेमंद होता है इस प्रोग्राम में। है परीक्षा पे चर्चा, उसके लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी हमें आने वाली परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं और जो हमारे मन में शंका होती हैं परीक्षा से लेकर उनके उत्तर हमें देते हैं। और खबर नवी मुंबई से, जहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने छापेमारी कर 200 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की है और 4 आरोपियों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया है। जब्त की गई ड्रग्स में 4.9 किलोग्राम हाइब्रिड स्ट्रेन हाइड्रोपोनिक गांजा, 11 किलो 540 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाला कोकीन और 200 पैकेज में 5.5 किलोग्राम कैनबिस गमी शामिल है। सूत्रों के अनुसार ड्रग्स की तस्करी एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट की मदद से की गई थी।
ड्रग्स की तस्करी संयुक्त राज्य अमेरिका से की गई थी और कोंकण मुंबई के रास्ते शहर में प्रवेश किया गया था। इससे पहले 31 जनवरी को नवी मुंबई पुलिस ने छापेमारी कर ड्रग्स की एक खेप बरामद की थी, जिसके पास से खुफिया एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया था। प्रारंभिक जानकारी में इस मामले के तार विदेश से जुड़े हुए मालूम पड़ रहे हैं। और आरजी कर दुष्कर्म और हत्या के मामले में कोलकाता हाईकोर्ट में आज एक अहम सुनवाई हुई। कोलकाता हाईकोर्ट ने आरजी कर मामले के दोषी संजय रॉय को मौत की सजा देने की मांग वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिका दायर करने का अधिकार राज्य के पास नहीं है, जबकि हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी के नाते सीबीआई की इसी दलील को स्वीकार कर लिया। खंडपीठ ने कहा, चूंकि सीबीआई ने जांच की थी, इसलिए सजा को चुनौती देने वाली उनकी अपील सुनवाई के लिए स्वीकार की जाती है। इससे पहले आरजी कर मामले में 20 जनवरी को सियालदा कोर्ट ने सजा सुनाई थी। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा दी थी। पिछले साल 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सेमिनार कक्ष के अंदर एक चिकित्सक की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। अगले दिन कोलकाता पुलिस ने रॉय को गिरफ्तार कर लिया था। और राज्यसभा में भारत के निर्यात को लेकर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी और बताया कि भारत का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब हम $800 बिलियन का निर्यात करने में हमको कामयाबी हासिल होगी। पिछले 4 वर्षों से निर्यात लगातार बढ़ रहा है। I'd like to inform the honorable member through you, sir, that his information that exports are declining is not entirely accurate. Exports have been growing. Exports have grown significantly in the last 4 years, and this year also there will be a growth, and we will end the year with over $800 billion of exports for the very first time in India's history. और आज रात 9 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और दुनिया के उन शीर्ष पेशेवरों से बातचीत करेंगे जो वेव्स शिखर सम्मेलन में के सलाहकार बोर्ड का हिस्सा हैं। इनमें सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, चिरंजीवी, मोहनलाल, रजनीकांत, आमिर खान, AR रहमान, अक्षय कुमार, रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा और अन्य लोग शामिल हैं। और अयोध्या के श्री राम मंदिर की पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल का गुरुवार शाम दिल्ली में निधन हो गया। श्री राम जन्मभूमि निर्माण के ट्रस्टी और बिहार के पूर्व विधान परिषद सदस्य कामेश्वर चौपाल ने 68 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। वो कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका अंतिम संस्कार शनिवार को सुपौल स्थित उनके पैतृक गांव कमरैल में होगा। वो विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष रहे। RSS से उन्हें पहले कारसेवक का दर्जा दिया गया था। उनके निधन से बिहार के सियासी गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कामेश्वर चौपाल के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और इसी खबर पर आगे बात करेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने कहा कि वो एक अनन्य राम भक्त थे। पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वे एक अनन्य राम भक्त थे जिन्होंने अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण में बहुमूल्य योगदान दिया। दलित पृष्ठभूमि से आने वाले कामेश्वर समाज के वंचित समुदायों के कल्याण के कार्यों के लिए भी हमेशा याद किए जाएंगे। शोक की इस घड़ी में
मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ है। ओम शांति। पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर अपने शोक संदेश के साथ कामेश्वर चौपाल के साथ उनके मुलाकात की एक तस्वीर भी शेयर की है। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।